अगर आप एक गवर्नमेंट शिक्षक हैं और आपने बीएड किया हुआ है, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि ये श्रृंखला चल रही थी NIOS द्वारा संचालित ब्रिज कोर्स की, जो कि प्राथमिक स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए अनिवार्य रूप से 6 महीने का प्रशिक्षण कोर्स होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो आप जान पा रहे होंगे कि मैंने इसी चैनल पे पेपर 1 के 1 से लेके 6 चैप्टर तक के सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अपलोड किए हैं। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 7 की, जिसकी ऑलरेडी मैंने एक पार्ट की वीडियो अपलोड की है, जिसमें हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज ये दूसरा वीडियो है, दूसरी क्लास है। इसके बाद हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन नंबर 2 तक करा दिया था आपको। चलिए आइए देखते हैं कि NIOS ने कैसे कैसे प्रश्न इस चैप्टर से पूछे हैं, जो कि है अधिगम सिद्धांत। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए एवं अधिगम और परिपक्वता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए उत्तर देखिए। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम यानी कि लर्निंग एक सतत प्रक्रिया है जो व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन लाती है। किसी भी बालक का अधिगम केवल अध्यापन पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि अनेक आंतरिक एवं बाह्य कारकों से प्रभावित होता है। दोस्तों, आपको पता है कि जो लर्निंग की प्रक्रिया है, उन पे बहुत सारे बाहरी फैक्टर और इंटरनल फैक्टर काम करते हैं। और कौन कौन से ये फैक्टर हैं, हम इस चैप्टर में या इस क्वेश्चन में यही जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला फैक्टर क्या है। पहला फैक्टर है प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। प्रेरणा अधिगम की सबसे महत्वपूर्ण शर्त मानी जाती है। जब बालक किसी कार्य को करने के लिए आंतरिक या बाह्य रूप से प्रेरित होता है, तब उसका अधिगम अधिक प्रभावी होता है। बिना प्रेरणा के सीखना कठिन हो जाता है। दोस्तों, बच्चों को सीखने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देखते हैं कि जब आप अपनी कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं, आपने बच्चे को कोई काम दिया और बच्चा करके लेके आता है, और आप उस बच्चे की कॉपी साइन करके उसको गुड या ऐसा कुछ नाइस एक्सीलेंट देते हैं, तो बच्चा खुश हो जाता है और वो प्रेरित होता है इंटरनली या एक्सटर्नली कि वो उस काम को और अच्छी तरीके से करके लाए। यानी कि नेक्स्ट टाइम जब आप उसको कोई होमवर्क या क्लास वर्क दें, तो फिर जब वह करके ले आए तो वह इसी इच्छा में और भी अच्छा करे कि उसको फिर से वही गुड या नाइस ऐसा कोई कमेंट मिलेगा। तो प्रेरणा बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है बच्चे के अधिगम में। आगे देखिए परिपक्वता। परिपक्वता से तात्पर्य शारीरिक एवं मानसिक विकास की उस अवस्था से है जिसमें बालक सीखने के लिए तैयार होता है। यदि बालक परिपक्व नहीं है तो वह प्रभावी ढंग से अधिगम नहीं कर पाता। दोस्तों, आपको पता है कि अगर बालक परिपक्व नहीं रहेगा तो वह नहीं अच्छे से सीख पाएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप 1-2 साल के बच्चे से उम्मीद करें या आप सोचें कि वह बच्चा साइकिल चला ले, तो क्या यह संभव है? नहीं, क्योंकि वह बच्चा उस काम के लिए परिपक्व नहीं है। या आप अपनी कक्षा के किसी बच्चे जो कि कक्षा 1 में पढ़ रहा है, उससे आप कक्षा 5 की हिंदी की किताब पढ़ने को कहें, तो क्या वह पढ़ पाएगा? नहीं, क्योंकि वह बच्चा उस कक्षा के पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए परिपक्व नहीं है। तो परिपक्वता भी अधिगम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट देखिए बुद्धि, इंटेलिजेंस। बुद्धि का स्तर अधिगम की गति और गुणवत्ता को प्रभावित करता है। उच्च बुद्धि वाले बालक शीघ्र सीखते हैं, जबकि सामान्य या निम्न बुद्धि वाले बालकों को अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आपकी क्लास में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप देख रहे होते हैं कि भिन्न भिन्न बुद्धि स्तर के बच्चे होते हैं। कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, जबकि किसी बच्चे को उसी सब्जेक्ट या उसी एक टॉपिक को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। चलिए देखते हैं आगे। अभ्यास एवं पुनरावृत्ति यानी कि प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। निरंतर अभ्यास से अधिगम अस्थायी होता है। बार बार अभ्यास करने से सीखी गई बातों को लंबे समय तक स्मरण रखा जा सकता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो कार्य आप प्रतिदिन अपने स्कूलों में करा रहे हैं, वो बच्चा आसानी से सीख लेता है
और सीखने के साथ साथ उसको बहुत लंबे समय तक उसको याद भी रहता है। जैसे रोज़ प्रातः अगर आप बच्चों को प्रेयर कराते हैं, असेंबली में ले आते हैं, उनसे प्रार्थना करवाते हैं, तो प्रत्येक बच्चे को प्रार्थना याद हो जाती है। डजंट मैटर कि वो प्रार्थना लंबी है, छोटी है। बच्चे से अगर आप पीटी कराते हैं तो उस बच्चे को पीटी के सारे स्टेप याद हो जाते हैं। तो वह सिर्फ इसलिए है कि ये कार्य वो रोज़ कर रहा है, उसकी पुनरावृत्ति रोज़ हो रही है, यानी कि बार बार अभ्यास हो रहा है। नेक्स्ट देखिए रुचि, इंटरेस्ट। जिस विषय में बालक की रुचि होती है उसे वह आसानी से और शीघ्र सीख लेता है। रुचिहीन विषयों में अधिगम की गति धीमी हो जाती है। मैं फिर से क्लास का ही एग्जाम्पल लूँगी कि जब आप अपने कक्षाओं में पढ़ा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि अलग अलग बच्चों की रुचि अलग अलग विषयों में होती है। कोई बच्चा गणित पढ़ना चाहता है तो कोई बच्चा हिंदी पढ़ना चाहता है, किसी बच्चे का इंटरेस्ट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में होता है तो किसी का ईवीएस में, और कुछ बच्चे जो हैं वो खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट होगा तो वह अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको अच्छे से सीख लेते हैं। इसलिए बच्चों को कभी भी सिखाने के लिए खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा खेल में एटलीस्ट रुचि तो लेता ही है। अगर उसको अपने सब्जेक्ट में समस्या आ रही है तो उसको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई खेल दिया जाए और उसके साथ खेला जाए, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट बना रहे और बच्चा अधिगम कर सके। चलिए आगे देखते हैं वातावरण। घर, विद्यालय एवं सामाजिक वातावरण का अधिगम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अनुकूल एवं प्रेरणादायक वातावरण अधिगम को बढ़ाते हैं। दोस्तों, अगर आप बच्चों को एक अच्छा माहौल देते हैं, एक अच्छा संसाधन देते हैं, तो बच्चा आसानी से सीखता है। उदाहरण के तौर पे एक बच्ची है जो छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ जोड़ के कोई शेप या कोई आकृति बना रही है, और उस बच्चे के माता पिता ने इस चीज़ को ध्यान से देखा, ऑब्जर्व किया। फिर अगले दिन उसके माता पिता ने उसको ब्लॉक्स वाले खिलौने ला के दिए। अब वो बच्चा उस ब्लॉक को खेलता है, जोड़ता है और अच्छे से अच्छे अलग अलग तरीके की आकृतियाँ बनाने में सक्षम है। तो उसने देखा, उसके पेरेंट्स ने देखा कि बच्चा मेरा कहाँ रुचि ले रहा है, तो उसको उस हिसाब से रिसोर्सेस और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वातावरण अधिगम पे एक गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक स्थिति। अच्छा स्वास्थ्य अधिगम को सरल बनाता है। बीमारी, थकान या कुपोषण की स्थिति में बालक प्रभावी ढंग से नहीं सीख पाता है। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर कोई बच्चा कुपोषित होगा, भूखा होगा या बीमार होगा तो उसको सीखने में समस्याएं होंगी। आपने हमेशा से सुना है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो जब तक मस्तिष्क स्वस्थ नहीं होगा, बच्चा कभी भी अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट देखिए भावनात्मक स्थिति, यानी कि इमोशनल फैक्टर्स। भय, तनाव, चिंता एवं असुरक्षा जैसी भावनाएं अधिगम में बाधा उत्पन्न करती हैं, जबकि आत्मविश्वास एवं सुरक्षा की भावना अधिगम को बढ़ाती है। दोस्तों, अगर बच्चों में भय जैसी, चिंता जैसी या तनाव जैसी कोई असुरक्षा हो तो वो हमेशा सीखने को प्रभावित करेगी। उदाहरण के तौर पे अगर कक्षा में किसी अध्यापक से बच्चा डरता है या उससे सवाल पूछने से डरता है तो कहीं ना कहीं बच्चा सीखने में पीछे रह जाएगा, क्योंकि बच्चा अपने प्रश्न, अपनी जिज्ञासा कभी भी अपने शिक्षक से कह ही नहीं पाएगा, तो उसके अधिगम में ये कहीं ना कहीं बाधा बनेगी। आगे देखिए अधिगम और परिपक्वता में क्या अंतर है। अधिगम और परिपक्वता दोनों ही बालक के विकास से संबंधित हैं, परंतु दोनों की प्रकृति, प्रक्रिया और प्रभाव में स्पष्ट अंतर होता है। इनका अंतर निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। आइए समझते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर। देखिए अधिगम का क्या अर्थ है। अधिगम वह प्रक्रिया है जिसमें अनुभव, अभ्यास एवं प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन आता है, जबकि परिपक्वता वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें बालक का शारीरिक, मानसिक एवं जैविक विकास आयु के साथ स्वतः होता है। आगे देखते हैं प्रकृति क्या क्या है इनकी। तो अधिगम की प्रकृति है कि अधिगम अर्जित यानी कि सीखा हुआ होता है, जबकि परिपक्वता जन्मजात एवं प्राकृतिक होती है। आगे देखिए टॉपिक 3 है अनुभव की भूमिका।
अधिगम अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करता है, परिपक्वता अनुभव पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि अगर अनुभव नहीं होगा बच्चे के ऊपर तो भी वह मैच्योर्ड होगा धीरे धीरे अपने उम्र के साथ। चौथा है प्रशिक्षण की आवश्यकता। अधिगम के लिए शिक्षण, अभ्यास और मार्गदर्शन आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए किसी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, अगर एक बच्चा 5 वर्ष का है या 6 वर्ष का है तो उसको 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष यानी कि उसके उम्र के बढ़ने में, उसके परिपक्व होने में किसी भी अभ्यास की ज़रूरत नहीं है, किसी भी प्रशिक्षण की ज़रूरत नहीं है। यह एक ऑटोमेटिक चलने वाली फेनामेना है, वो प्रक्रिया है, चलती रहेगी। फिफ्थ है आयु से संबंध। अधिगम किसी भी आयु में संभव है, जबकि परिपक्वता एक निश्चित आयु क्रम के अनुसार होती है। आगे देखिए, गति के आधार पर अधिगम की गति व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न होती है। परिपक्वता की गति लगभग सभी में समान होती है। यानी कि अगर कोई बच्चा 1 साल पे चलना शुरू करता है तो दूसरा बच्चा 11 महीने पे या 9 महीने पे या 10 महीने पे ही चलना शुरू करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बच्चा 1 साल पे चलना शुरू करता है और दूसरा बच्चा 5वें साल में चलना शुरू करता है। तो ऐसे हम यह कह सकते हैं कि परिपक्वता की गति लगभग सारे बच्चों में समान होती है। परिवर्तन का प्रकार। अधिगम से व्यवहार में परिवर्तन आता है। दोस्तों, जब बच्चा कुछ सीखता है तो उसका सीधे सीधा असर उसके व्यवहार पर पड़ता है, जबकि परिपक्वता से शारीरिक एवं मानसिक क्षमता में विकास होता है। आगे देखिए, उदाहरण के आधार पर। अधिगम का उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना, अभ्यास से संभव होता है। और परिपक्वता का उदाहरण है दांत निकलना या चलने की क्षमता आयु के साथ स्वतः आना। यानी कि अगर बच्चे का दांत आना है तो वह आएगा, डिपेंड नहीं करता कि बच्चा कुछ अभ्यास करे तभी उसका दांत आएगा। वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसके उम्र के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार और उसकी आयु के अनुसार वह ज़रूर अपने आप आ जाएगा। चलिए इसको एक टेबल के फॉर्म में देखते हैं, थोड़ा सा आसानी हो जाता है हमको पढ़ने में लिखने में। एक साइड आधार लिखा है, दूसरे साइड अधिगम और तीसरे साइड परिपक्वता। तो अर्थ के आधार पर देखेंगे प्रकृति कैसी होती है अधिगम की, ये अर्जित होती है, जबकि परिपक्वता की प्रकृति जन्मजात होती है। अनुभव अधिगम के लिए आवश्यक है, जबकि परिपक्वता के लिए आवश्यक नहीं है। प्रशिक्षण अधिगम के लिए आवश्यक है और परिपक्वता के लिए आवश्यक नहीं है। आयु अधिगम किसी भी आयु में किया जा सकता है, लेकिन परिपक्वता निश्चित आयु पर होती है। गति अधिगम की गति भिन्न भिन्न होती है, जबकि परिपक्वता लगभग समान गति की होती है। उदाहरण पढ़ना, लिखना, सीखना, चलना, बोलना। मतलब अधिगम में पढ़ना, लिखना, सीखना होता है, जबकि परिपक्वता चलना और बोलना प्रदर्शित करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। आगे हम एक और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि लास्ट होने वाला है। इसके बाद कल की क्लास में हम चैप्टर 8 के क्वेश्चंस करेंगे और वो भी दो पार्ट में ही डिवाइड होगा, क्योंकि वो भी एक लंबा चैप्टर है। और उसके बाद 9 चैप्टर करने के बाद हम फिर पढ़ेंगे पेपर 2 के लिए, क्योंकि एक पेपर में या जो पहला पेपर हम पढ़ रहे हैं बाल विकास एवं शैक्षिक मनोविज्ञान, इसमें 9 अध्याय थे और 9 चैप्टर्स में से हम 7वां चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। इसके बाद 8वां चैप्टर, 8वें चैप्टर का 2 पार्ट, उसके बाद फिर 9th चैप्टर। 9th चैप्टर में भी 2 या 3 पार्ट होंगे, क्योंकि 9th चैप्टर बहुत लंबा है। उसके बाद हम कोर्स कोड जो 522 है उसको पढ़ना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। गेस्टाल्ट के अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत की व्याख्या कीजिए एवं इसके प्रमुख सिद्धांत एवं शैक्षिक महत्व लिखिए। उत्तर देखते हैं। गेस्टाल्ट का अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का विकास जर्मनी में हुआ था, जिसके प्रमुख प्रवर्तक मैक्स वर्टहाइमर, वोल्फगैंग कोहलर और कुर्ट कोफ्का थे। गेस्टलवाद शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है संपूर्ण आकृति या पूर्ण रूप। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम को छोटे छोटे भागों में नहीं बल्कि समग्र रूप में समझना चाहिए। दोस्तों, अभी तक आप अधिगम को छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने का प्रयास करते रहें, लेकिन जो गेस्टाल्ट अधिगम का सिद्धांत है, इसमें अधिगम को समग्र रूप में एक साथ एकीकृत करके पढ़ने की या समझने की बात कही जा रही है।
गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने व्यवहारवादी सिद्धांतों जैसे ट्रायल एंड एरर का विरोध करते हुए कहा कि अधिगम केवल प्रयास और भूल या पुनर्बलन से नहीं होता, बल्कि समस्या की संपूर्ण स्थिति को समझ लेने से अचानक समाधान प्राप्त होना ही अंतर्दृष्टि यानी कि इंसाइट कहलाता है। इसी को अंतर्दृष्टि अधिगम कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो भी व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा था कि अधिगम प्रयास और त्रुटि से होता है, अनुकरण करके होता है और समस्याओं का समाधान ऐसे पुनर्बलन से प्राप्त करके होता है। जबकि जो गेस्टाल्टवादी थे, उन्होंने कहा कि समस्याओं को अचानक समझ लेना और अचानक उसका समाधान प्राप्त कर लेना नहीं होता है, जबकि पूरी आप चीज़ों को समझे, समस्याओं को समझ के और उसको समाधान करने का जो कार्य होता है वही अंतर्दृष्टि होती है। कोहलर का प्रयोग, इसको सिद्ध करने के लिए कोहलर ने एक प्रयोग किया। आपने अपने बीएड की कक्षाओं में और डीएलएड की कक्षाओं में शायद पढ़ा भी होगा बीएड में कि कोहलर का प्रयोग। मैंने तो जब दिया था एग्ज़ाम तो मैंने पढ़ा था और मुझे अभी भी याद है कि कोहलर ने क्या प्रयोग किया था। चलिए आइए देखते हैं। वोल्फगैंग कोहलर ने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चिंपैंजी पर कई प्रयोग किए। एक प्रसिद्ध प्रयोग में उन्होंने चिंपैंजी को एक कमरे में बंद किया जहां छत से केले लटकाए गए थे। कमरे में कुछ बक्से भी रखे थे। प्रारंभ में चिंपैंजी ने कूद फांद की, असफल प्रयास किए, परंतु कुछ समय बाद वह शांत होकर सोचने लगा। अचानक उसे समस्या की संपूर्ण संरचना समझ आई और उसने बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखकर केले प्राप्त कर लिए। यह समाधान धीरे धीरे अभ्यास से नहीं बल्कि अचानक समझ से प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैं फिर से आपको बता दूं कि मैंने भी बीएड में पढ़ा था ये थियरी पूरी की पूरी। तो क्या होता है कि कोहलर ने एक चिंपैंजी लिया, उसको एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे की छत पे केले लटका दिए, चारों तरफ छोटे बड़े बक्से रख दिए। तो प्रारंभ में चिंपैंजी ने केले को प्राप्त करने के लिए हर अथक प्रयास किया, लेकिन वह केला प्राप्त नहीं कर पाया। फिर वह थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ गया और वह सोचने लगा। सोचने के बाद उसने समझ लिया कि वह केला कैसे प्राप्त कर सकता है। फिर उसने सारे बक्सों को एक के ऊपर एक रखा और फिर केला प्राप्त कर लिया। तो कोहलर ने यह समझाया कि अधिगम में मानसिक पुनर्संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंतर्दृष्टि अधिगम की प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए देखते हैं। अधिगम अचानक होता है, न कि क्रमिक रूप से। समस्या को संपूर्ण रूप से समझा जाता है। अधिगम अस्थायी होता है। सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में स्थानांतरित हो सकता है। यह चिंतन और समस्या समाधान पर आधारित होता है। गेस्टाल्ट के प्रमुख सिद्धांत, आइए देखते हैं क्या क्या सिद्धांत हैं इनके। पहला है संपूर्णता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ होलनेस। गेस्टाल्ट के अनुसार संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होता है। जाहिर सी बात है, कभी भी संपूर्ण अपने भागों के योग से अधिक होगा। व्यक्ति किसी वस्तु या समस्या को भागों में नहीं बल्कि पूर्ण रूप से समझता है। उदाहरण, किसी गणितीय प्रश्न को हल करने से पहले छात्र पूरे प्रश्न को समझता है। हाँ, ये ऐसा बिल्कुल होता है कि जब भी कोई छात्र एक गणित के प्रश्न को समझेगा या करेगा तो सबसे पहले वह क्वेश्चन का नेचर समझेगा कि वह क्वेश्चन उससे कह क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, समानता का सिद्धांत। समान आकार, रंग या रूप वाली वस्तुएं एक समूह के रूप में देखी जा सकती हैं। जैसे अक्षर मिलकर शब्द का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट है निकटता का सिद्धांत। जो वस्तुएं पास पास होती हैं वे एक समूह का आभास कराती हैं। जैसे पास पास लिखे शब्द एक वाक्य के रूप में दिखाई देते हैं। फोर्थ है निरंतरता का सिद्धांत। व्यक्ति वस्तुओं को सरल और निरंतर रूप में देखना पसंद करता है। उदाहरण, टूटी हुई रेखा को भी सीधी रेखा के रूप में समझ लेना। आगे देखिए, समापन का सिद्धांत। मनुष्य अधूरी आकृतियों को भी पूर्ण रूप में देखने की प्रवृत्ति रखता है। उदाहरण, अधूरा वृत्त भी पूर्ण दिखाई देना। आगे देखिए, गेस्टाल्ट की अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है।
दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछा जाता है कि गेस्टाल्ट का जो अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत है उसका शिक्षा में क्या महत्व है। तो आप 5 नंबर के लिए भी इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं अगर आपको प्रश्न मिले तो आइए देखते हैं। क्योंकि यह समझ आधारित, सक्रिय और अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है। इस सिद्धांत के आधार पर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसका शैक्षिक महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है समझ आधारित अधिगम पर बल। यह सिद्धांत रटने के बजाय सीखने पर, समझकर सीखने पर जोर देता है। दोस्तों आपको पता है कि रचनावादी शिक्षण में जो भी चीज़ें समझ के सीखी जाएं वह उस पर महत्व दिया जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से देखा जाए तो इसका शैक्षिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे देखिए, शिक्षक को चाहिए कि वह विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करें कि विद्यार्थी संपूर्ण विषय वस्तु को समझ सकें, न केवल याद करें। नेक्स्ट है समस्या समाधान क्षमता विकास। अंतर्दृष्टि अधिगम में विद्यार्थी समस्या की संरचना को समझकर समाधान खोजता है। दोस्तों जैसे कोहलर ने प्रयोग किया कि चिंपैंजी को उस बॉक्स में बंद कर दिया और उसके कमरे में छोटे छोटे बॉक्स रख दिए और उसकी छत पे केला रख दिया। उसने बहुत ही प्रयास किया लेकिन वह नहीं केला पा पाया। फिर उसने बैठ के सोचा और उसके बाद वह समाधान निकाल पाया। उसी तरह इन्होंने यह कहा कि समस्या की संरचना को समझने के बाद ही समाधान खोज पाता है विद्यार्थी या अधिगमकर्ता। आगे देखिए, अधिगम को अस्थायी बनाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा प्राप्त ज्ञान लंबे समय तक स्मृति में बना रहता है। इसका शिक्षा में क्या महत्व है? परीक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जीवन में भी यह ज्ञान उपयोगी होता है। नेक्स्ट, ज्ञान का स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। इस सिद्धांत के अनुसार सीखा गया ज्ञान समान परिस्थितियों में आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। शैक्षिक महत्व क्या है? विद्यार्थी पुराने ज्ञान का प्रयोग नई समस्याओं को हल करने में कर पाते हैं। दोस्तों अगर विद्यार्थी ने कोई ज्ञान सीखा है या कोई चीज़ पहले से सीखी है, उसका प्रयोग आसानी से वह आने वाले समय में या आने वाले समस्याओं में करके उस समस्या का समाधान प्राप्त कर पाएगा। आगे देखिए, सक्रिय अधिगम को बढ़ावा। इस सिद्धांत में विद्यार्थी निष्क्रिय श्रोता नहीं बल्कि सक्रिय चिंतक होता है। कक्षा में चर्चा, प्रयोग, गतिविधियाँ और समस्याएं आधारित शिक्षण को बढ़ावा मिलता है। आगे, गणित और विज्ञान शिक्षण में उपयोगी। गेस्टाल्ट सिद्धांत विशेष रूप से गणित, विज्ञान और तर्क प्रधान विषयों के लिए उपयोगी है। दोस्तों जैसे कि उस चिंपैंजी ने तर्क करके या अपने समस्या के समाधान को खोज के अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की, वैसे ही अगर हम इस विधि का प्रयोग करें गणित और विज्ञान के लिए तो यह शिक्षण को प्रभावी बनाने का काम करेगा। आगे देखिए, शिक्षण को संगठित एवं अर्थपूर्ण बनाता है। यह सिद्धांत कहता है कि पाठ्य पुस्तक को संपूर्ण और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत किया जाए। जैसे शिक्षक को पाठ्य योजना बनाते समय विषय की संपूर्ण संरचना का ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार ही पाठ्य योजना बनाना चाहिए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता का विकास। अंतर्दृष्टि अधिगम में विद्यार्थी स्वयं समाधान खोजते हैं। इससे आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता दोनों बढ़ती है। अगला है भय और दबाव से मुक्त अधिगम। इस अधिगम में बल या दंड की भूमिका नहीं होती है। विद्यार्थी बिना भय के स्वतंत्र रूप से सोच पाते हैं, जिससे अधिगम सुगम बनता है। अगला है रचनात्मकता को बढ़ावा। समस्या को नए दृष्टिकोण से देखने की प्रवृत्ति विकसित होती है और शैक्षिक महत्व है कि विद्यार्थियों में रचनात्मक और मौलिक चिंतन का विकास होता है। तो दोस्तों ओवरऑल आप यह कह सकते हैं कि यह थियरी कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिविज्म से मिलती जुलती है। यह रचनावाद को बढ़ावा देती है। यह रोट लर्निंग पे
बिल्कुल फोकस नहीं करती है, यानी कि रटन विद्या पे बिल्कुल इसका ध्यान नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं शिक्षा में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व होगा, क्योंकि यहाँ बच्चा एक पैसिव लर्नर नहीं है बल्कि बिल्कुल एक्टिव लर्नर है। वह सक्रिय श्रोता के रूप में इन्वॉल्व होता है, सक्रिय अधिगम करता है और वह अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख पाता है। और जब बच्चा खुद स्वयं सोच के या शोध करके चीज़ें सीखता है तो उसका अधिगम लंबे समय के लिए अस्थायी बना रहता है। तो दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? अगले क्लास में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8, जो कि 2 पार्ट में लेके आऊँगी मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि वो भी एक लंबा चैप्टर है। और उसके बाद हम फिर चैप्टर 9 पढ़ेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।